नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पूर्व कुछ लाइनें आपको मैं बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा कि लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा समस्याएं पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेट कर और जबान को समेट कर रखें, शायद जीवन सरल हो जाए, क्योंकि मौन व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है मेरे हिसाब से। तो आज की कक्षा हम शुरुआत करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट से। और आपको बता दें, नेपोलियन बोनापार्ट को हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप फ्रांसीसी क्रांति को बिल्कुल अलग से पढ़ें और फिर नेपोलियन को, उसकी जीवनी को पढ़ें, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने योग्य होते हैं, मैं सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब मैटर को इकट्ठा करके आपके समक्ष रखता हूँ। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से पुट हो जाएंगे और कुछ भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर इसके आपने शॉर्ट नोट्स बना दी तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस नेपोलियन को पढ़ रहे हैं उस नेपोलियन का अर्थ होता है घाटी का शेर। क्या होता है? घाटी का शेर, इसका अर्थ होता है। हम बात करें जन्म की, जन्म कब हुआ तो बता दें इसका जन्म 15 अगस्त यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। ये सिर्फ मैं डेट की बात कर रहा हूँ। अजासियो नगर में, कहाँ हुआ? अजासियो नगर में हुआ था। और ये अजासियो आपका कोर्सिको द्वीप पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोर्सिको द्वीप में पड़ता है। और ये आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया पहला क्वेश्चन था। देख लीजिए, इतना ऊपर से क्वेश्चन बना है, फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन बना था। जब ये 17 वर्ष का हुआ तब इसको तोप खाने का सहायक बनाया गया। क्या? लेफ्टिनेंट पद दिया गया। इसकी एक बहुत फेमस पुस्तक है, कभी पूछ ली जाए एग्जाम में तो याद रखना, लेटर्स सुर ला कोर्स। क्या है? लेटर्स सुर ला कोर्स। ये किताब पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पहला अभियान है, जी हाँ, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि नेपोलियन का पहला अभियान बताइए। तो पहला अभियान था तुलो बंदरगाह पर अंग्रेज़ों को खदेड़ने का कार्य किसने किया था? इसी ने किया था। इसलिए सरकार ने खुश होकर इसको ब्रिगेडियर जनरल बनाया, और वो भी चॉइस की उम्र में। कब? चॉइस की उम्र में ये क्या बन गया? ब्रिगेडियर जनरल। मतलब हम नेपोलियन का उत्थान पढ़ रहे हैं, नेपोलियन आगे धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। इसके उपनाम क्या है? इसका उपनाम है छोटा रॉबेस्पियर। इसको छोटा रॉबेस्पियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान रखना, जब रॉबेस्पियर का जो जैकोबिन क्लब था उसका समर्थक कौन था? ये कौन था? नेपोलियन था, यानी उसके समर्थक के रूप में था। और जैसे ही नेपोलियन के साथ इस रॉबेस्पियर का पतन हुआ, इस रॉबेस्पियर का जो ही पतन हुआ, इसके पतन होने से क्या हुआ? नेपोलियन को भी जेल में डाल दिया गया। और जेल में कहाँ डाला गया? कैरे दुर्ग में। कैरे दुर्ग में इसको कैद कर दिया गया, लेकिन इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं था, शीघ्र ही इसको छोड़ दिया गया, ठीक है। फिर राष्ट्रीय सम्मेलन की रक्षा इसने की थी, यानी कि जब जो राजतंत्रवादी थे, 5 अक्टूबर 1795 की बात है। 5 अक्टूबर 1795 में क्या हुआ? राजतंत्रवादियों ने क्या किया? एक विद्रोह किया, और उसको कहते हैं वेंडमेयर विद्रोह। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेंडमेयर विद्रोह। किसने किया? राजतंत्रवादियों ने किया। इसको राष्ट्रीय सम्मेलन पर किया, और राष्ट्रीय सम्मेलन की रक्षा करने वाला कौन है? ये आपका नेपोलियन है, ठीक है। इसका जो इटली में पहला अभियान था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 1796 से 1797 तक चला था, ठीक है। और मैं बता दूं, इसने 4 सिद्धांत दिया इस अभियान में। कितने सिद्धांत दिए? 4 सिद्धांत जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पहला सिद्धांत इसका ये था कि सामग्री प्राप्त करने के लिए पृथक पृथक हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, सामग्री प्राप्त करने के लिए, ठीक है। युद्ध के लिए एक स्थान पर केंद्रित हो जाओ, और जैसे युद्ध हो आप सब एक साथ आ जाओ, ठीक है। और सफलता के लिए केवल एक व्यक्ति का ही क्या होना चाहिए? योगदान, या उसका नेतृत्व या लीडरशिप कौन होना चाहिए? सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसके सिद्धांत है। और चौथा सिद्धांत है कि युद्ध में समय ही सब कुछ है। समय रहते आप संभल गए तो अच्छी बात है। तो ये इसके सिद्धांत थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। हो सके तो इसको आप नोट कर लो, या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और हो सके तो अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो ये नेपोलियन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और जानकारियां मैं आपके साथ साझा करता हूं अभी। चलिए, अब नेपोलियन से संबंधित और अन्य जानकारी देखिए। एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है रिवाली का युद्ध। कौन सा युद्ध? रिवाली का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध आपका हुआ था 13 या 14 जनवरी 1797 में। इसमें ऑस्ट्रिया हार गया। कौन हार गया भाई साहब? ऑस्ट्रिया हार गया।
और जब ऑस्ट्रिया हार गया तो उसके साथ एक संधि हुई और उस संधि का नाम है कमफोर्मिया संधि। कौन सी? कमफोर्मिया संधि। और ये कब हुई? 17 अक्टूबर 1797 में हुई थी, ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें ये प्रावधान था कि जो बेल्जियम है या यूनियन द्वीप समूह हैं वो किसको सौंप दिए जाए? फ्रांस को सौंप दिए जाए। और यहाँ तक कि फ्रांस, अब जो ऑस्ट्रिया है वो इटली के अन्य प्रदेशों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये भी प्रावधान किया गया। और क्या प्रावधान किया गया? कि ऑस्ट्रिया को वेनिस गणतंत्र सौंपा जाएगा। तो ये कौन सी संधि में प्रावधान थे? कम्फोर्मिया संधि में। और कब हुई, किसके साथ हुई? यहाँ से सीधा क्वेश्चन वन लाइनर बन जाता है। अब इसने जब इटली की विजय की तो इटली के विजय पर पंक्तियां हैं कुछ, जैसे हमने अभी पढ़ी प्रथम अभियान जैसे इटली का, तो इटली के विजय में पंक्तियां ये हैं कि वो आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। वो आया, कौन आया? मतलब नेपोलियन आया, कि वो आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। ये पंक्तियां किसके संदर्भ में कही गई हैं? तो याद रखना, ये नेपोलियन के संदर्भ में कही गई हैं। अगला है मिस्र अभियान, और यहाँ तक कि ये अभियान असफल रहता है। तो मिस्र अभियान के बारे में बता दें कि ये 19 जुलाई 1798 को कौन? नेपोलियन कहाँ से रवाना हुआ? तुल्लो से रवाना हुआ। कहाँ से हुआ? तुल्लो से रवाना हुआ। और उसने एक युद्ध लड़ा, जैसे कहते हैं पिरामिडों का युद्ध। क्या कहते हैं? पिरामिडों का युद्ध। कब हुआ? 21 जुलाई 1798 को हुआ। और इसमें जो मिस्री थे वे हार गए, मिस्र के लोग हार गए। फिर मैं आपको बता देता हूं कि 1 अगस्त को अंग्रेज का एक सेनापति था जिसका नाम था नेल्सन। कौन था? नेल्सन। इसने क्या किया? अबूकर की जो खाड़ी थी वहां पर फ्रांसीसी बेड़े को समाप्त कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। और ये जो नील की लड़ाई है यह बहुत ही निर्णायक लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नेपोलियन को करारा जवाब मिला, यानी कि यहाँ पर नेपोलियन की हार हुई और वो बेचारा एक मिस्र में कैद हो गया। बहुत ही दरिद्र जीवन जीना पड़ा, यहाँ पर कठिनाई का जीवन व्यतीत किया। किसने? यहाँ पर नेपोलियन ने। इस समय क्या हुआ? इस समय फ्रांस की जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक हो गई, ठीक है। और इटली भी हाथ से निकल गया, ठीक है। और जब ये सब व्यवस्था हो गई तब नेपोलियन ने सोचा कि शायद मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, यानी मुझे कहाँ जाना चाहिए? फ्रांस जाना चाहिए। तो बात हो रही है 21 अगस्त को। कब? 21 अगस्त को फ्रांस के लिए रवाना हुए। कौन? नेपोलियन। और उसने कहा फ्रांस पहुंचकर, क्योंकि फ्रांस जैसे ही पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने बहुत ही भव्य स्वागत किया। किसका? नेपोलियन का। और मैं बता दूं, इसने कहा कि मैं ठीक समय पर आया हूँ। किसने कहा? नेपोलियन ने कहा कि मैं ठीक समय पर आया हूँ, नाशपाती पक चुकी हैं, कि अब अधिकार करने का मौका है कि फ्रांस की राजगद्दी अपने हाथ में आ सकती है, इसलिए नाशपाती पक चुकी हैं, बस बटने की देरी है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ। चलिए थोड़े और जानकारी प्राप्त करते हैं नेपोलियन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं कौंसिल काल। कौन सा काल? कौंसिल काल। ये चला आपका 1799 से 1804। क्या था ये? देखिए, जो पहले शासन प्रणाली थी जिसको डायरेक्टरी कहा गया। क्या कहा गया? डायरेक्टरी। उस शासन प्रणाली को इन्होंने समाप्त कर दिया। कब? 9 नवंबर 1799 को। कब किया? 9 नवंबर 1799 को। और जब इस डायरेक्टरी प्रणाली को समाप्त किया गया तो इस घटना को कहा गया था कूप डी टैप। इसको याद रखना, कूप डी टैप। देखिए, मैं आपको ये बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है, यानी ये चीज़ आप अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी डीपली चीज़ें मैं ये लेके आ रहा हूँ, भले ही आपको शॉर्ट वे में दिख रही है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेगा और कहीं से बनेगा नहीं। थ्योरी तो हम लिख नहीं सकते, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस घटना को क्या कहा? कूप डी टैप। और इस डायरेक्टरी प्रणाली को समाप्त क्यों किया गया? क्योंकि नेपोलियन ने सचिव से कहा, क्या कहा? कि जिस फ्रांस को मैंने इतना चमकता हुआ छोड़ा था उस फ्रांस का आपने क्या कर दिया। ये किसने कहा? ये कथन है नेपोलियन का, ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम कौंसिल नेपोलियन बना, द्वितीय कौंसिल कैम्बेसरी और तृतीय था लैम्ब्रू, ठीक है। लेकिन 1802 में इन्होंने जीवन पर्यंत ये कौंसिल बन गया। कब? 1802 में, यानी जीवन पर्यंत। इसने ये जब कौंसिल बना तो इसने आर्थिक सुधार किए। क्या आर्थिक सुधार किए? इसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। कब की? 1804 को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थिक सुधार में।
नेपोलियन ने शिक्षा के लिए ये प्रणाली अपनाई 3 स्तर वाली, जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ठीक है। ये नेपोलियन की शिक्षा प्रणाली थी। धार्मिक नीति से आप देख सकते हैं, इसने कहा कि मैं मिस्र में क्या हूँ, मुसलमान हूँ, और फ्रांस में क्या हूँ, कैथोलिक हूँ। इससे आप धार्मिक नीति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बहुत ही फेमस वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाने वाला। कॉनकॉर्डेटा क्या है, कॉनकॉर्डेटा क्या है, तो ध्यान रखना। जब 14 जुलाई 1801, कब की बात हो रही है, 14 जुलाई 1801 को पोप का पायस था सप्तम, कौन था, पोप था उस समय पायस सप्तम, उसके साथ एक समझौता किया जिसे कहा जाता है धार्मिक समझौता। इसी को हम कहते हैं कॉनकॉर्डेटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं, इसने 1809 को पोप को गिरफ्तार कर लिया। इससे आप इसकी धार्मिक नीति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए नेपोलियन की और देखिए विधि संहिता के क्षेत्र में, देखिए विधि संहिता के क्षेत्र में इन्होंने जो कानून बनाए, देखिए सबसे पहले डेट दिख रही है आपको 1804 को इन्होंने नागरिक संहिता बनाया, ठीक है। 1806 में नागरिक प्रक्रिया संहिता कानून बनाया। 1807 में व्यवसाय संबंधित कानून बनाए। 1808 में अपराध मूलक प्रक्रिया संहिता, और 1807 में नेपोलियन कोड बनाया। यहाँ से क्वेश्चन आपको आरोही या अवरोही या क्रमश के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जब नेपोलियन सम्राट बन गया तब उसके द्वारा देखिए इसका राज्य अभिषेक हुआ था 2 दिसंबर 1804 को। कब हुआ था, 2 दिसंबर 1804 को। किस गिरजाघर में हुआ था, नोत्रे दामे गिरजाघर में। और जैसे ही नेपोलियन सम्राट बना तब उसने क्या कहा कि मैंने सम्राट का मुकुट धूल में पड़ा हुआ पाया। मैंने सम्राट का मुकुट कहाँ पाया, धूल में पड़ा हुआ पाया। मैंने अपनी तलवार की नोक से अपने सर के ऊपर धारण किया। अगला देखिए, युद्ध होता है। सम्राट बनने के बाद लगातार युद्ध करता है नेपोलियन। पहला युद्ध हम बात करते हैं ट्राफलगर का युद्ध। ये हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। किसके बीच हुआ था, फ्रांस और नेल्सन के बीच हुआ था। और ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था क्योंकि इसमें फ्रांस और स्पेनी जहाजी बेड़े को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया था। इस युद्ध में नेल्सन मारा गया था, लेकिन कुल मिला के ये अनिर्णायक रहा। यहाँ तक कि नेपोलियन ये भी कहता है कि मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। इस युद्ध के बाद इसने जल युद्ध करना त्याग दिया नेपोलियन ने, ठीक है। फिर होता है ऑस्ट्रेलिटिस का युद्ध। कौन सा युद्ध, ऑस्ट्रेलिटिस का युद्ध। ये हुआ आपका 2 दिसंबर 1805 को। किसके बीच, फ्रांस और रूस, और इसके साथ था ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया को विवश होकर, क्योंकि ये तो हार गए थे, तो ऑस्ट्रिया को विवश होकर एक संधि करनी पड़ी। उस संधि का नाम है प्रेसबर्ग संधि। कौन सी संधि, प्रेसबर्ग संधि। और इस संधि में मैं आपको बता दूं, ये संधि में ये प्रावधान था कि राइन संघ का निर्माण किया जाएगा या जर्मनी का पुनर्निर्माण किया जाएगा, ये प्रावधान थे। और ये प्रेसबर्ग की संधि आपकी 6 दिसंबर 1805 को हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक युद्ध हुआ आपका फ्रीडलैंड का युद्ध। कौन सा, फ्रीडलैंड का युद्ध। ये आपका हुआ था 14 जून 1807 को हुआ था। किसके बीच, फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। कुल मिला के एक संधि हुई, वो संधि थी टिलसिट की संधि। कौन सी, टिलसिट की संधि। और ये संधि 7 तारीख को तो रूस के साथ हुई और 9 तारीख को पर्सा के साथ हुई। और सन था आपका 1807, महीना था जुलाई। टिलसिट की संधि के द्वारा समझौता हो जाता है। तो ये मुख्यतः इसके किसके युद्ध के, नेपोलियन से। और भी नेपोलियन से संबंधित बहुत सी जानकारी आपको देना है। इन जानकारी को जरूर नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक युद्ध में भूल गया था, वैग्राम का युद्ध हुआ था। इसमें ऑस्ट्रिया की चौथी बार हार हुई, ठीक है। 1809 में हुआ था, ऑस्ट्रिया की चौथी बार इसमें हार हुई। ये युद्ध भी आपको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण युद्ध है। किसके, नेपोलियन के, ठीक है। अब देखिए ये आखिरी स्लाइड है, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें, यहाँ पूरा आपका नेपोलियन कवर हो जाएगा और कुछ भी छूटेगा नहीं, ये गारंटी मेरी, ठीक है। अब देखिए एक नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई। क्या है महाद्वीपीय व्यवस्था, ध्यान रखिए। इसने क्या किया, आर्थिक व्यवस्था इंग्लैंड की ठप करने के लिए। किसकी, क्योंकि वो समुद्री मार्ग से तो उनको हरा नहीं सकता, यानी कि जल सेना के माध्यम से तो वो हरा नहीं सकता। तो उसने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम है महाद्वीपीय व्यवस्था। उसने क्या किया, इंग्लैंड की जो आर्थिक स्थिति को ठप करने के लिए क्या किया, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, यानी आर्थिक बहिष्कार कर दिए। किसके, इंग्लैंड के जो भी व्यापार है, ठीक है। उसने क्या किया, 21 नवंबर 1806 को नाकेबंदी की घोषणा कर दी। और कौन से आदेश में की, तो बर्लिन के आदेश में नाकेबंदी की घोषणा कर दी।
25 जनवरी 1807 में उसने क्या किया, वारसा आदेश निकाला। कौन सा आदेश, वारसा आदेश। और इस आदेश में इसने क्या किया, पर्सा हनोवर तटों पर अंग्रेजी व्यापार को निषिद्ध कर दिया। ठीक है, अगला देखिए, इसने मास्को अभियान किया, यानी रूस की ओर। कब किया, जून 1812 में। लेकिन जब ये सेना आपस में लड़ती है वो डेट है आपकी 7 सितंबर 1812 में। यह अनिर्णायक युद्ध रहता है, इसमें कोई विजय हासिल नहीं होती है। फिर इसने पर्सा से युद्ध किया। किससे, पर्सा से। कब किया, मई 1813 को। पर्सा के साथ कौन था, रूस। इसमें रूस और पर्सा दोनों हार जाते हैं और मेटरनिख इस प्रस्ताव रखता है किसका, युद्ध विराम का, कि अब बहुत हो गया युद्ध, आप युद्ध विराम कीजिए क्योंकि इनकी हालत खराब हो गई थी। ठीक है, फिर राष्ट्रों का युद्ध। इसको राष्ट्रों का युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक गुट का निर्माण हुआ। कैसे, जैसे प्रशा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन, इंग्लैंड, ये सभी ने अपना एक गुट बनाया। किसके खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ। मतलब कितना नेपोलियन पावरफुल होगा इस हिसाब से आप पता लगा लीजिए। सबसे पहले नेपोलियन किससे भिड़ा था, ऑस्ट्रिया से भिड़ा था और उस युद्ध का नाम है डेस्टन का युद्ध। इसमें इसको विजय हासिल हुई और डेट है 1813। ठीक है, फिर 19 अक्टूबर 1813 की बात है, लिप्जिंग का युद्ध हुआ। इसमें बेचारा नेपोलियन बुरी तरह से हार गया और हार जाने के बाद बहुत सारे कष्ट छे इन्हें, और कष्टों से दूर होने के लिए एक वियना सम्मेलन बुलाया गया, उसमें ये उपस्थित हुआ। और उसमें 1 नवंबर 1814 में यह प्रावधान किया गया कि फ्रांस का वापस से कौन सा शासक, लुई 18वें के नाम से राजा बना दिया, किसको, फ्रांस में। और नेपोलियन वापस कहाँ आया, पेरिस लौट कर आया और युद्ध की तैयारी करने लगा। लेकिन एक बहुत ही भयंकर युद्ध होता है जिसको कहते हैं वाटरलू का युद्ध। ये मान लीजिए अंतिम लड़ाई है किसकी, नेपोलियन की। 15 जुलाई 1815 की लड़ाई है और इसमें नेपोलियन इतना बुरी तरह से हार जाता है कि उसको आत्मसमर्पण करना पड़ा। किसके समक्ष करना पड़ा, मैटलैंड के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। और अंग्रेजों ने इसको कहाँ निर्वासित कर दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया। वहीं पर जिंदगी में वहीं पर उसकी यही लीला समाप्त हुई, ये कह सकते हैं। यानी कि 5 मई 1821 को इसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ तक कि उसको वहाँ पर कैंसर का रोग भी हो गया था। तो ये आपका था नेपोलियन। और इसने नेपोलियन लीजेंड नाम से एक बुक भी लिखी थी वहाँ बैठकर आराम से। और क्या करता वहाँ बैठकर, ठीक है, और समुद्री लहरों को गिनता रहता था, क्योंकि एक द्वीप पर भेज दिया था और निर्वाचित कर दिया था इसको। ठीक है, तो ये था आपका नेपोलियन। और मुझे लगता है कि यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति का, अगर आपने शुरू से लास्ट तक इस फ्रांसीसी क्रांति को नोट्स बनाकर साइड में रखना कर उसको बार बार पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन उस नोट से बाहर चला जाए। इतना चीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की है और फिर भी कोई छूट गई है तो उस नोट्स को पढ़ने के बाद कोई आप अन्य किताबें पढ़ना, आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद या फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित ये बहुत टेढ़ा काम है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। लेकिन अगर हम टुकड़ों में उसको एक क्रमवाई अगर जमा कर उसको पढ़ाई करें तो आराम से कोई भी क्रांति कवर हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए कोई क्रांति या विश्व इतिहास का किसी भी टॉपिक को लेकर फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान।